दुख की घड़ी में यहाँ पहुँचे हैं हमारे पुराने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिग्गज, बल्कि कांग्रेस पार्टी उनके खून में भरी हुई थी। बहुत ही कम उम्र से यूथ कांग्रेस के समय से नेहरा साहब ने कांग्रेस पार्टी की सेवा की। बल्कि मेरे पिताजी के समय, स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह जी के समय, पहली बार जब माहौल कांग्रेस के विपरीत था 1977 में, और लोग उस समय तैयार भी नहीं होते थे चुनाव लड़ने को, उस समय नेहरा साहब ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए ये चुनौती स्वीकार की, चुनाव लड़े, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस पार्टी के, और कम उम्र में कांग्रेस की और लोगों की सेवा में लग गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में पहचान की, एमएलए बने, मंत्री बने। लंबे समय तक इस पूरे इलाके में उनकी पहचान एक पक्के कांग्रेसी के नाम से होती रही। बड़े दुख की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनकी कमी ना केवल मुझे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन एक कुर्सी करवाओ कैसे व्यक्तिगत रूप से, बल्कि पार्टी को भी और पूरे इलाके को, जन जन को उनकी कमी महसूस होती रही, और वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। हमारा पूरा साथ है, सांत्वना है परिवार को, और हम चाहेंगे कि परिवार इसी तरह से लोक सेवा में लगा रहे। कांग्रेस की ओर से, अपनी ओर से मैं अपनी हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि दूंगी। अभी पीछे हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब मेरी बहन नहीं रही उस समय भी वो वहाँ पर आए, बैठे। अभी घर में पोती की शादी भी होनी थी और 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई। ऐसे समय में जाना पूरे परिवार के लिए और सबके लिए बहुत ही दुखदाई होता है। मैं समझती हूँ कि पूरा इलाका और सभी लोग हम परिवार के साथ खड़े। धन्यवाद। जिस तरह से हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की जो एंट्री हुई, कितना असर मान रहे हैं, और अभी हाल ही में हाथ जोड़ो यात्रा भी उसकी आगाज होने वाला है, क्या फायदा मानते हैं हरियाणा कांग्रेस को लेकर? बात यह है कि राहुल जी की यात्रा एक, मैं समझती हूँ कि ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। ना आपको याद होगा, ना हमें, ना हमने इतिहास में पढ़ा। कन्याकुमारी से चलकर 4000 किलोमीटर तय कर लिया है। श्रीनगर पहुंचेंगे 30 तारीख को, हम वहाँ राहुल जी झंडा फहराएंगे कांग्रेस ऑफिस में। लेकिन ये यात्रा केवल ऐसे नहीं है कि पैदल चलकर कोई एक इंसान चल पड़ा। ये तपस्या है देश के प्रति, लोगों के प्रति, और जो हमारे देश की आत्मा है उसके प्रति। हमारे देश की आत्मा ऐसी है जिसने हजारों साल से सभी लोगों को अपने आंचल में समेट कर रखा है। इसको हमें बचाना है। आज के दिन, इस युग में आप देख रहे हैं कि सोच बहुत संकीर्ण होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं भाई भाई को किसी ना किसी नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से कुछ डिफरेंसेस पैदा किए जाते हैं और वो नफरत का रूप लेते हैं। हमारा देश, हमारे देश की संस्कृति इस बात को स्वीकार नहीं करती, और राहुल जी यही
एक शांति का, प्रेम का संदेश लेकर चले हैं। आपने देखा लाखों करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। आज के दिन जो देश में ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है? हमारे नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत, आम नागरिक को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग, जो महंगाई है उससे सभी लोग त्रस्त हैं। सरकार की नीतियां ऐसी नज़र नहीं आती कि वो जिनसे लोगों को फायदा पहुंचे। हाँ, स्लोगन वगैरह ज़रूर चलते हैं, लेकिन आप आम नागरिक से अगर पूछें, और हम हरियाणा की भी बात करें, तरह तरह की बातें हैं, मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जिनसे लोग त्रस्त हैं। इनसे ध्यान भटकाया जाता है। कभी राम मंदिर का नाम लिया जाता है, कभी कुछ और किया जाता है, लोगों को बांटने की बात होती है। तो राहुल जी इन समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करने के लिए, और मेन मकसद लोगों को एक, इस देश को एक रखने के लिए, क्योंकि इस देश की आत्मा एक, लेकर चले हैं। उसके बाद जैसे हरियाणा से गए, आपने देखा हमारे तकरीबन जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये और बहुत साथी वहाँ पर पहुँचे। पूरे हरियाणा से, कोने कोने से लोग राहुल जी के साथ जुड़े इस यात्रा में, और वो जो संदेश छोड़कर गए हैं, उस संदेश को अब हम सब का दायित्व बनता है कि हम घर घर तक, जन जन तक लेकर जाएं। और उसी का ये दूसरा चरण है जो हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएंगे, और घर घर तक राहुल जी का संदेश और ये भाईचारे का संदेश, और इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनसे लोगों को हम अवगत कराएंगे। ये इसका दूसरा चरण है। सरकार के जो मुखिया हैं, भले ही सीएम साहब हों या मंत्री हों या जेजेपी के विधायक या कोई नेता हों, तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कोई असर हरियाणा में नहीं पड़ेगा और 2024 में बीजेपी रिपीट करेगी। देखो, वो जैसा मैंने कहा, बहुत संकीर्ण सोच से इस यात्रा को देख रहे हैं। यात्रा का मकसद भी इतना बड़ा है कि शायद उनकी सोच से, समझ से बाहर है। क्योंकि इनका कोई भी नेता ऐसा नहीं है, चाहे शीर्ष नेतृत्व ले लीजिए, मोदी जी को ले लीजिए, या और सीनियर इनके नेता हैं, जमीन पर नहीं उतरते, जमीन पर उतरे नहीं हैं, आम लोगों की पीड़ा नहीं समझी है। राहुल जी एक एक जन से उनकी बात करते हैं, बच्चों से पूछते हैं, जवानों से पूछते हैं, नौजवान से, लड़कियों से, महिलाओं से, अलग अलग ग्रुप हैं, हमारे किसान हैं, हमारा गरीब मजदूर है, सबसे वो बात करते हैं, उनकी पीड़ा समझते हैं। और जब तक आप जमीन पर उतर कर लोगों की पीड़ा नहीं समझेंगे, आप उनका हल नहीं निकाल सकते। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो लोगों के बीच में ना तो जाते हैं और ना उनसे कोई उनका सरोकार है, इसलिए वो एक संकीर्ण रूप से ही, दृष्टि से ही इस यात्रा को देख पाते हैं। मैडम, महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया है उसको आप किस नज़र से देखती हैं? हालांकि इस्तीफा नहीं हुआ है, स्टेट के अंदर भी और सेंटर के अंदर दोनों जगह हरियाणा के मंत्री हैं, खेल मंत्री, उन पर भी आरोप लगे हैं, और सेंटर में भी जो बॉक्सर्स हैं उन्होंने धरने पर बैठे, कमेटी बनी, लेकिन अभी तक रिजल्ट जीरो है उसका। बिल्कुल जीरो है। सरकार ने उनसे कुछ वायदे किए हैं, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी कहा है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो बातें सरकार से हुई उस पर वो खरा उतरेंगे और अपने वायदे को निभाएंगे। लेकिन हम ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने पहले भी हर बार देखा है इस सरकार के वायदे, चाहे किसानों के साथ एमएसपी का वायदा किया हो या कोई भी वायदा हो, आज तक अपने वायदे पर पूरे नहीं उतरे हैं। लेकिन चाहे हरियाणा में खेल मंत्री की बात हो या कहीं भी और, आपने देखा ये केवल अपने नेताओं को बचाने में लगते हैं, और इनके नारे, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है या दिखावा जो होता है महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का, वो सब खोखला साबित हुआ है। जब आप देखते हैं और सारी दुनिया देखती है कि वहाँ पर खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी कैसे रो रही हैं, उनके कैसे आंसू टपक रहे हैं, तो किसी का भी दिल पसीज जाता है और उस पर सवाल नहीं उठाए जाते। और ये महिलाओं के प्रति जो हम उनके सशक्तिकरण और इंसाफ की बात करते हैं, तो सबसे पहले उनको बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए, और उसके बाद निष्पक्ष जांच हो। और अगर जांच ठीक है, अगर उनके हक में है, तो वो बहाल हो जाएंगे।
और अगर गलत है तो वो बाहर, पहले सरकार कम से कम अपनी मंशा तो दर्शाए। यहाँ पर वो मंशा ही नहीं दर्शा पाते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर वो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, आरोपियों के साथ सरकार खड़ी हर बार नजर आती है। लेकिन अध्यक्ष ने तो ये कहा है कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, इस बात के क्या मायने हैं? तो लाए ना सुनामी, खोलो मुंह। किसने रोका है उन्हें? आजाद देश है, खोलो मुंह। हरियाणा की बात की जाए तो मैडम, हरियाणा में अब किसान फिर से आंदोलनरत हैं। सिरसा की बात की, सिरसा में बैठे हैं, और खासकर सीएम सिटी में भी किसान लगातार बैठे हैं। गन्ना उत्पादक जो किसान हैं वो रेट बढ़ाने को लेकर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हर बार की बात है किसान की, चाहे आप एमएसपी की बात लो, चाहे आप हर बार खाद की बात होती है। हर सीजन में सरकार कहती रहती है खाद है, खाद खाद नहीं। बारदाने की बात आती है, बारदाना नहीं मिलता है, ना उनको सही दाम मिलते हैं। आज गन्ने की बात है, उचित दाम जब मिलेगा नहीं, किसानों को आपने देखा कि अगर दाम नहीं मिलेगा तो वो फसल क्या उगाएगा। और इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि जो ये पहचान पत्र इन्होंने, जिनकी परिवार पहचान पत्र, इतना बड़ा फ्रॉड है ये हमारे लोगों के साथ, जनता के साथ। आप उसको देख लीजिए, कहाँ कहाँ उसे लिंक किया गया है, कहाँ कहाँ हर जगह से उनको एक आम नागरिक कहाँ कहाँ जाकर सही करवाएगा। क्या उसकी इनकम आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कहाँ पर, क्या कल ही बल्कि बात हो रही थी, कैसे अगर आपकी इनकम कुछ है और खपत क्या है, तो आप ये बताइए कि आपकी नेट इनकम क्या रह जाती है। तो आप कहाँ पर खड़े हैं? आप गरीब हैं, अमीर हैं, किस कैटेगरी में आपको डाल रहे हैं? सरकार कर क्या रही है? खिलवाड़ कर रही है हमारे गरीब आदमी के साथ। ना कोई सर्वे होता है, ना कोई गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जा सकता है। लोगों को इस परिवार पहचान पत्र के एक चक्रव्यूह में फंसा के रख दिया है लोगों को। तो आम नागरिक कहाँ जाएगा? ना रोजगार मिल रहा है, ना उसको राशन मिल रहा है। किसी तरह से भी ये केवल दिखावा करते हैं दुनिया को, देश को, प्लानिंग कमीशन को, शायद ये आंकड़े इस तरह के इनको हिदायत हो। तो भारतीय जनता पार्टी कभी ना गरीब के साथ खड़ी होती है, और लेकिन पहले जो कहा जाता था कि जनसंघ या ये ट्रेडर्स की, आज सबसे दुखी ट्रेडर्स है। किसी दुकानदार के पास चले जाइए, कोई तो वर्ग बता दीजिए, कोई हमारा मुलाजिम पूछ लीजिए, कोई वर्ग तो ऐसा हो जो इस सरकार की नीतियों से खुश हो या संतुष्ट भी। कोई वर्ग ऐसा नहीं है। क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, सरेआम जैसे मारपीट, गोलीबारी, सब कुछ चलता है, कुछ पता ही नहीं चलता। दोषी ठहराए नहीं जा, कहीं मिलते नहीं हैं, और बड़े से बड़े स्कैम हुए हैं हमारे राज्य में। आज तक मुझे बता दीजिए कि अंजाम तक कुछ पहुंचा। अभी मैं छत्तीसगढ़ में गई थी, उन्होंने मुझे बताया, पीछे वहाँ गुजरात के लोगों ने बताया, हरियाणा की शराब वहाँ तक कैसे पहुँचा, बताइए। इन दिनों बर्निंग इशू ये भी है कि मैडम बाबा राम रहीम को पैरोल दी गई, और कल का एपिसोड ही ले लीजिए कि बाबा राम रहीम के सत्संग में सभी ऑनलाइन सरकार के नुमाइंदे हैं। पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद की बात की जाए तो कृष्ण पवार, सीएम के ओएसडी हैं कृष्ण कुमार बेदी, नतमस्तक दिखाई दिए। तो ये तो पहली बार नहीं हुआ है ना, ये हर बार कहा जाता है और हर बार ये बात आ जाती है। तब भी अब आप सोच सकते हैं कि सरकार का क्या रवैया है, क्या उनके प्रति, क्या वो सच में श्रद्धा रखते हैं या केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं। सारी बातें हैं सामने। जो आपने परिवार पहचान पत्र, अमित शाह गोवाना में रैली करने आ रहे हैं, शंखनाद इसको माना जाए 2024 का कांग्रेस को लेकर के क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस तो अपने आप में लोगों से जुड़ी हुई है, और आज कांग्रेस में ही लोग विकल्प देखते हैं। अब ये लोग तो करेंगे, हर जगह जाएंगे, जाके अब जिस तरह के ये वायदे पहले भी आपने देखे, 15 लाख जुमले, फलाने ढिमकाने, इस तरह की बातें करते हैं, लोगों को बरगलाने की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं। लेकिन आज के दिन लोग काम चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, ऐसी की बातें तो कितनी सुन लीजिए, हर जगह सुनी जाती हैं। क्या विकास हुआ है? क्या साथ लोगों को लेकर चले हैं? सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? कांग्रेस नहीं कह रही, ये आम लोगों से रिपोर्ट कार्ड लीजिए। आप मीडिया के साथ ही हैं, आप लोगों के बीच में जाकर रिपोर्ट कार्ड लीजिए कि क्या सफलताएं हैं, और विफलताएं ही विफलताएं। तो मिल जाएगा, तो चाहे अमित शाह जी आए, चाहे मोदी जी आए,
मुझे नहीं लगता है कोई विशेष अंतर होगा, फर्क 2019 पड़ेगा। में 10 की 10 सीटें आई, तो अब आपको लगता है कि 2024 में कुछ बदलाव होगा बड़ा, या किस तरह की स्थिति विपरीत होगी। मैडम, एक विपरीत ई टेंडरिंग का बहुत विरोध हो रहा है सभी। पहले तो सरपंच बनने में बहुत समय लगा और लगने के बाद अभी लगभग सभी सरपंच सड़कों पर हैं। ई अब टेंडरिंग का विरोध इनका चल रहा है। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। जो पावर हमारे सरपंचों को, हमारे नीचे तक की इकाइयों को जानी चाहिए थी, उनका हनन हो रहा है हर तरह से। इन्होंने हमारे जितनी संस्थाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ किया है, उनके पावर को कम कर रहे हैं, पावर सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है और अपने चहेतों को ही फायदा पहुंचाने का ये एक और साजिश है। आपने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी खूब फैल रही है, लेकिन सीएम साहब का पिछले दिनों बयान था कि 6% ही बेरोजगारी है। देखिए, ये हर बार होता है, जब भी CMIA की रिपोर्ट आती है तो वो कह देते हैं कि ये तो गलत गलत रिपोर्ट है और हरियाणा में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसके अलावा आप देख लीजिए, जब यूपी की बात आती है तो यूपी वाले CMIA की रिपोर्ट को कोट करते हैं कि देखो CMIA रिपोर्ट ने हमारे बारे में कितना अच्छा कहा है। तो असलियत तो ये है कि आप खुद देख लें कि हरियाणा में बेरोजगारी किस कदर बढ़ी है। निजी क्षेत्र का बुरा हाल है, रोजगार कहाँ से मिलेगा। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इन्होंने लागू किया है, रोजगार कम होता जा रहा है। सरकारी नौकरियों में जो धांधलियां हुई हैं, स्कैम हुए हैं, आप अगर बाय चांस किसी ने क्लियर कर भी लिया है और तो उसके नियुक्ति पत्र नहीं मिलते, निरस्त कर दिए जाते हैं, एग्ज़ाम निरस्त कर दिए जाते हैं। तो पिछले सालों की ये कहानी है, रोज़गार मिलेगा कहाँ से। ना रोज़गार मिल रहा है, हमारा युवा दर दर भटक रहा है और मुख्यमंत्री जी दावा बेशक कितना ही करें, आप हमारे युवाओं से पूछ लीजिए। अभी पाला पड़ने से जो फसलें हैं वो काफी बर्बाद हुई है। सरसों की फसल की बात करें, सब्जियों की खेती की बात करें, क्या कांग्रेस स्पेशल गिरदावरी की मांग करेगी सरकार से? देखिए, ये बात फिर मैं वही कहूँगी कि ये हमेशा की कहानी है। अगर किसान सड़क पर आए या हम इस बात को उठाएं तो ये कह देते हैं ऑर्डर कर दिए, गिरदावरी हो जाएगी। अव्वल तो गिरदावरी होती नहीं, दूसरी बात अगर गिरदावरी हो भी जाए तो मुआवजा कब आएगा, तीसरी बात अगर मुआवजा आ भी जाता है तो कितने रुपए मिलते हैं, 10 रुपए का मुआवजा मिलेगा या कितने रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो ये सारा सब कुछ एक मजाक बनकर रह गया है इस सरकार का। धन्यवाद।